अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, दर हकीकत प्रोग्राम में हम नेचुरली पाकिस्तान की मईशत को हम कवर करते हैं और उसकी जो मुआशी इस्तेहकाम है, मुआशी एक्टिविटीज़ है, मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और हमारे जो मेहमान होते हैं वो भी ज़्यादातर जो है वो इकनॉमिक्स से ही ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर मैं प्रोग्राम की इब्तिदा से कबल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले कि मौजूदा हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन तमाम जगहों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनकी कारकर्दगी के हवाले से, जिसमें कि मईशत के तमाम शोबों में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो ग्रोसरी के आइटम्स वाले हों, चाहे वो किसी और भी आप सेक्टर पर चले जाए, तो तकरीबन उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ की वजह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और हुकूमत मीडिया को अपना दुश्मन समझते हुए उस पर ये कहते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है या उन पर हत्वे तनकीद बना के उनकी कारकर्दगी को ख़राब किया जा रहा है, जबकि कतई ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारे वो मेहमान हों, वो वही बातें करते हैं जो कि इस पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, या माजी में जिन हुकूमतों ने मईशत के हवाले से जो भी पॉलिसी को मुरतब किया उनकी क्या माइनस या क्या पॉजिटिव जो है वो इत्तेमाद हुए। मौजूदा हुकूमत का उसका तकाबुल किया जाता है कि माजी के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बेहतर हैं या बेहतर नहीं हैं या मज़ीद उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा आज भी हम इकोनॉमिक पे ही बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि एक नागानी आफत, जिसे कि हम एक वबा की सूरत कह सकते हैं, कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस की इतनी ज़्यादा वबा फैल चुकी है बैनुल-अक़वामी सतह पर कि जिसकी वजह से तकरीबन पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक की मईशतें जो है इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ेर बार आ रही हैं, कुछ सुस्त पड़ रही हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दर हकीकत इसके पस मंज़र क्या है। यहाँ पर सबसे पहले जो इस प्रोग्राम की जो जीनत बख्शी है, इस प्रोग्राम को उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब। ये हैं मुआशी तजज़ियाकार भी हैं, इससे कबल भी इस प्रोग्रामों में शरीक हो चुके और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब कैसर वाहिदी साहब, कैसर वहीद साहब, सॉरी। ये हैं साबिक चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर। और मेरे तीसरे मेहमान हैं काशिफ साबरानी साहब, ये सीनियर नायब सदर है सिंध ताजिर इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया सर तीनों हज़रात का कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और यहाँ आने के बाद एक कीमती वक्त में से हमें यहाँ पर वक्त दिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे और उस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान की मईशत पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने IMF और FATF के जरिए दबाव डाल रखा है, जिसकी वजह से हुकूमत पर मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी दबाव है। यही वजह है कि पानी, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मजीद इजाफे के लिए दबाव है। इन्हीं वजूहात की वजह से मुल्क पर शदीद महंगाई का तूफान बरपा है। GDP ग्रोथ तवक्को से भी कम, तकरीबन 2% की सतह पर आ गया है। FBR को दिए गए रेवेन्यू टारगेट भी पूरा होने की तवक्को नहीं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अनकरीब एक मिनी बजट आने वाला है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात करने के अहकामात दिए हैं, लेकिन उसके असरात इंतहाई सुस्त रवि से आवाम को महसूस हो रहे हैं। मुख्तलिफ महंगाई को सब्सिडी तो दी जा रही है, लेकिन ये मुस्तकिल हल कतई नहीं है। इससे हुकूमती खजाने पर बोझ पड़ने का अंदेशा है। एक आम इंसान को महसूस होता है कि हुकूमत अफरा तफरी का शिकार है, जिसका फायदा हुकूमत और हुकूमत से बाहर बैठे हुए माफिया चीनी, आटा, घी और दीगर अशय खोरवनोश की जखीरा अंदोजी करके या स्मगलिंग करके फायदा उठा रहे हैं, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। हैरतनाक अमर यह है कि अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। इससे कबल ही वज़ीर-ए-आज़म ने अपने करीबी साथियों को इल्जाम से मुबर्रा कर दिया है। दूसरी जानिब FBR की नक्श कदम पर चलते हुए अब सुई सदरन गैस कंपनी ने भी सार्फिन से उनके इस्तेमाल करदा यूनिट से जायद की बिलिंग करना शुरू कर दिया है, जिसका इल्म शायद अक्सर सार्फिन को नहीं है, जिसे इनडायरेक्ट यूनिट भी कह सकते हैं, जैसे कि सार्फिन को किसी भी अशिया में छुपे टैक्स का इल्म नहीं होता। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। एक रिपोर्ट थी छोटी सी, जो कि इस रिपोर्ट पर हमने कोशिश की कि इसमें वो तमाम चीज़ों को हम शामिल करें जो कि इकोनॉमिक्स के हवाले से इस वक्त ज़ेर बहस है। नाज़रीन, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन
प्रोग्राम के आगाज करने से कबल मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो यकीनी तौर पे आपके लिए भी बहुत ही कारामद होगा कि यकीनी तौर पर हम जानते हैं कि हमारे अपने मजहबी अराकीन में से सबसे जो इंपॉर्टेंट करना है वो हज का सीजन है, जिसमें कि हज पे जाने के लिए सरकारी एक कुरानदाजी होती है। सरकार में जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं बैंक्स में जमा किए जाते हैं, फिर उसकी कुरानदाजी होती है। तो यहाँ पर एमसीबी का पैगाम है आपके लिए कि एमसीबी का पैगाम ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम 2020 के तहत हज दरख्वास्तें बजरिया एमसीबी बैंक 25 फरवरी से 5 मार्च 2020 तक जमा की जाएंगी। इसके अलावा इनका कहना यह है कि बगैर के शहरी किसी परेशानी के बगैर एमसीबी के तरीक़ा अमला के जरिए जो है अपनी एप्लीकेशन को जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा हज ग्रुप बनाने की भी सहूलत है। मतलूबा दस्तावेजात और के साथ तमाम चीज़ों के साथ आप बैंक में रुजू कर सकते हैं। और स्टेट बैंक की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत दी जा चुकी है तमाम बैंक्स को कि हफ्ते इतवार को छुट्टी के बावजूद जो है वो खुले रहेंगे और तमाम आज़मीन हज जो है अपनी दरख्वास्तें जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो हफ्ते इतवार को भी ये अपनी दरख्वास्तों को जमा कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम को तरफ हम वापस आते हैं और सबसे पहले तो मैं अतीकुर रहमान से पूछूं कि क्या है कॉम्प्रहेंसिवली इकोनॉमिक इस वक्त क्या है? आप बेहतर समझते हैं कि एक तजज़ियाकार के हिसाब से कि नया साल 2020 का भी तकरीबन ये तमीज़ फरवरी महीना जो है वो आखिरी आ चुका है, कल 29 फरवरी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। क्या है मैशियत, कहाँ जा रही है मैशियत? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। कुछ गवर्नमेंट से मिस्टेक्स हुई हैं और उन मिस्टेक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्लंडर की शक्ल अख्तियार कर गई है। मसलन इकोनॉमिकली अगर इसको देखा जाए तो एक तो इंटरेस्ट रेट का 100% हाइक होना एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि एक्सेस टू फाइनेंस बहुत प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो आपका डिवैल्यूएशन हुआ है उसकी वजह से मैं आपको आगे चलकर और बताऊंगा क्या नुकसान होते हैं। और तीसरा जो है वो प्रेशर ऑफ टैक्सेस है। हर आदमी को जो टैक्सेस दे रहा है उसको अंडर प्रेशर लिया जा रहा है कि वो मजीद टैक्सेस की तरफ जाए। चौथी बात जो है वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंपोर्ट्स वही करती हैं। हमारे यहाँ ठीक है इंपोर्ट्स पे कर्व किया गया है, कंप्रेशन लगाया गया, उसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स में क्लासीफाई कर दूँ जो मशीनरीज होती हैं, आयरन एंड स्टील होता है और तमाम किस्म के वो आइटम्स जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल सबसे अहमियत अख्तियार करता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर आया है और उसके आने की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह हुई है। नहीं, मुझे बताया कि ये जो आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल पे तो इंपोर्ट पे बैन जो लगाई गई, तो क्या इसमें रॉ मटेरियल भी इसकी जद में आया? जी, रॉ मटेरियल, क्योंकि देखिए बैठे हुए मैं उनके सामने क्या बात करूं, सब में से बेहतर जानते हैं कि 451 बिलियन रुपए की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, जो जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उसकी अहमियत बढ़ती जा रही है, उसको दवाइयाँ बनानी पड़ रही हैं और तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक कोई 15% ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और ये सारा चाइना, इंडिया और यूरोप से रॉ मटेरियल आता है। जब आप कर्व लगाएंगे इंपोर्ट पर तो ला मुहाला वो इंपोर्ट की कॉस्ट से इसका असर इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। नहीं, इंपोर्ट पे सिर्फ जो उन चीजों पर ना लगाए जो कि आपके यहाँ रॉ मटेरियल आता है, बाकी पूरी तैयश नहीं है। मतलब कि आप गाड़ियां मंगवा रहे हैं, आप पनीर मंगवा रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बात उस इंपोर्ट की नहीं कर रहा जो कि नॉन एसेंशियल आइटम है, जिसमें आपने भी जिक्र कर दिया पानी, सेब और परफ्यूम और पता नहीं क्या क्या, जिसकी जरूरत नहीं। एसेंशियल आइटम्स उनके ऊपर जब आप इंपोर्ट पे कर्व लगाते हैं, कंप्रेशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मुतासिर होती है। बिल्कुल आपके पास एक फिगर आती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डाउन जा रही है, हर साल ले ऑफ्स हो रहे हैं और वो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पिछले साल का फिगर 10 से 12 लाख का अनएम्प्लॉयमेंट का आ गया ले ऑफ होने का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस प्रोग्राम की तरफ से गवर्नमेंट को अब ट्रेड डेफिसिट की तरफ ध्यान थोड़ा हटा देना चाहिए। बेशक एक्सपोर्ट गिर रही, इंपोर्ट बढ़ रही, लेकिन उसको देखना चाहिए जो एसेंशियल आइटम्स है, जिसमें मैंने 2 आइटम्स का नाम लिया, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर थोड़ा सा ईज करना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जहां मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स में आप क्या लेते हो?
माइनिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पावर जनरेशन मशीनरी, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, और इसके अलावा रॉ मटेरियल में आप बहुत सारे रॉ मटेरियल ले लेते हैं। इसके बाद आयरन एंड स्टील है, सीमेंट की मशीनरी, मतलब एक लंबी लिस्ट है कैपिटल गुड्स यानी कि हमारा मुल्क इतने के सारी चीजें इम्पोर्ट ही करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ बिजनेस खत्म हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हम अगर सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की बातें करते रहे तो ट्रेड डेफिसिट को देखते देखते हम इस चीज की तरफ ध्यान अपना हटा देते हैं। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं, अतीक रहमान साहब बात सिंपल ये है, थोड़ी सी बात में आपकी कथा कलामी, सिंपल सी बात यह है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मतलब कारखाने बंद हो रहे हैं। जी, कारखाने बंद हो रहे हैं। आपकी आई थिंक सो कि कारखाने जो बंद हो रहे हैं, मेरा अपना जाती राय है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग ज्यादा इफेक्टिव करता है। नहीं, वो भी करता है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं, कैपेसिटी आपकी खत्म होती जा रही है। आपका रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा से महंगा होता चला जा रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस तरह बहुत सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, वो बंद हो जाती है और प्रॉब्लम शुरू होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा जो एसेंशियल आइटम्स है, जिसमें रॉ मटेरियल खास करके और कैपिटल गुड्स है, उसमें से अपना मेरे ख्याल है कि मैंने एक अखबार में तला पड़ी थी कि हुकूमत की जो इक़्तिसादी काबीना के जो इजलास हो रहा है उसमें वो कुछ ड्यूटीज को कम करने की, मतलब ये कि वो प्लान बना रहे हैं। देखिए, और इंटरेस्ट रेट को भी कम करने की प्लान बना रहे हैं। 5.5 ट्रिलियन का जो आपका टारगेट था IMF की तरफ से रेवेन्यू को जनरेट करने का, उसको आप इतने बड़े शॉर्टफॉल्स में लेकर आते हैं। 387 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल आपने दिखाया और आपने उनके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश की और आपने कहा कि हमें तकरीबन 4 ये फिगर मेरे पास है कि 5.5 ट्रिलियन के हटा करके उसको 4.8 ट्रिलियन कर दे। तो गवर्नमेंट कहती है मैं हम ये भी नहीं कर सकते, 4.7। देखिए, आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है ना, वो ड्रॉप हो रही है सिर्फ इसी वजह से कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया। आपने रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट्स में, जिससे आप ड्यूटीज उठाते थे, कैपिटल गुड्स जिससे आप रेवेन्यू उठाते थे, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा करके, वो सब का सब आपका जो डैमेज हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्क को जो है वो दरामदी मुल्क होना चाहिए कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब अब इतना सा वक्त गुजर गया तो एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट को उनको थोड़ा ईज करना चाहिए। ठीक है। कैसर वही साहब जो कि मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के एक बहुत ही बानी किस्म के आप रुकन है। माशाल्लाह आपका मेडिसिन से ताल्लुक भी है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से आपका रॉ मटेरियल पर पाबंदी लगाई गई है या ये सिर्फ बातें हैं? बहुत शुक्रिया मेट्रो टीवी का और बिलाल भाई, खास तौर पे थैंक यू सर, आपका आने का भी शुक्रिया कि बड़े अहम मौजू पे बातचीत हो रही है। देखें, जो अद्वियात का शोबा है वो सेकंड डिफेंस लाइन है। आप देखें, खुदा ना खासा किसी किस्म की नागानी आफात आ जाए, बिल्कुल जंग हो जाए, या जैसे अभी पेंडेमिक का खतरा है, तो ये अद्वियात का ही शोबा बचाएगा ना। यही है ना, डॉक्टरों के पास और कौन से हथियार होते हैं? बेशक, तो यही हथियार है डॉक्टर के हाथ में या मालिज के हाथ में। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अद्विया साजी के शोबे को कभी सनत नहीं समझा गया। इनको अभी तक जो सरकारी ओहदेदार हैं, पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं, वो समझते हैं ये कोई चैरिटी है, छिपा है, ईदी है, अपना सैलानी है। ये वो लोग हैं जो अवाम को मुफ्त दवाइयाँ दें और इनका कोई हक नहीं है। मतलब इनको प्रॉफिट कमाने का कोई हक नहीं है। नहीं, इंडस्ट्री नहीं समझते ना, वो ये चैरिटी समझते हैं। और अभी तक हम ये गलतफहमी, बदकिस्मती से इस वक्त 200 एसेंशियल आइटम अद्वियास जो दवाइयाँ हैं वो शॉर्ट है मार्केट से, बवजह कि भाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ गई कि आपको पता है कि 50% हमारी दूसरा, जब कोरोना वायरस चाइना में आया तो बहुत सारी चाइना में इंडस्ट्रीज बंद हो गई और या उनको जो भी है तो वहाँ से जो केमिकल आते थे रॉ मटेरियल के वो आना बंद हो गए। अब जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियाँ दाएं बाएं दूर अफेक्टेड एरिया से बाहर थी, उन्होंने अचानक अपने मटेरियल्स के रेट बहुत बढ़ा लिए। अच्छा, इंडिया से आता है आपका? इंडिया से आता है, इंडिया से आ रहा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल यूं है कि अब पहले बहरी जहाज से जो माल आता था बड़ी आसानी से आ जाता था, अब वो सारे जमा करते हैं पूरे 1.5 महीने तक, यानी कि एक पूरा बहरी जहाज भर जाए तब वो बंबई की पोर्ट से चलेगा और कराची आएगा। अच्छा, डायरेक्ट होता है पहले या वाया दुबई है?
नहीं, बम्बई से तो बहरी जहाज डायरेक्ट आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि पहले जैसे वो बहरी जहाज, क्योंकि और तिजारत भी होती थी इंडिया से, और चीज़ें भी आती थी, तो उसमें रॉ मटेरियल भी हमारे आ जाते थे, लेकिन क्योंकि अब वो बाकी तिजारत में पाबंदी है सिर्फ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल इतना वजनी चीज़ होती नहीं है, इतने वॉल्यूमेट्रिक होती नहीं है, तो इस वजह से। अच्छा, दूसरी एक मैं बात बताऊँ, इन्होंने इकनॉमी की बात की, जो एक अहम शायद बात करेंगे बाद में, वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है बहुत जल्द। क्या? पाकिस्तान ने जो हॉट मनी ली है, अच्छा, कैसे उसका मेरा ख्याल है कि ये इंकशाफ अगर हम वक्फे के बाद ले लें, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इसके बाद इंकशाफ के बाद आपके काशिफ साबरानी साहब को भी लेंगे कि इनके एसएमईज के हवाले से जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लेकिन जो कैसर वही साहब जो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो है आफत आने वाली है, क्या आफत आने वाली है वो हम ब्रेक के बाद इनसे हम जो है वो सुनेंगे। तो इस वक्त हम चाहते हैं ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो यकीनी तौर पर हम ये इंकशाफ सुनेंगे। साथ रहिए। क्या मजेदार। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं आपके पास। और वफ़े में जाने से कबल कैसर वही साहब कोई इंकशाफ कर रहे थे, तो मैं उनसे कहूंगा कि जरा जल्दी से इंकशाफ कर दिए ताकि मैं उनकी तरफ, काशिफ साहब की तरफ। देखिए, पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचेगा, वो हॉट मनी की बात कर रहे थे। वो हॉट मनी जिस रेट पे हम ले रहे हैं, और जिस पर जब इंटरेस्ट वापस करने का वक्त आएगा 13-14% और 16%, उस वक्त क्या होगा? हमें फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, और आप वो पैसे वापस करने के लिए हमें सीपैक की बात कर रहे हैं? नहीं, हॉट मनी दे रहे हैं। तो सवाल जो प्राइवेट इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है, अब तक प्राइवेट इन्वेस्टर जो आ रहा है वो आ रहा है, फिर जो आपका डायरेक्ट जो फाइनेंसिंग हो रही है वो हो रही है PIB में, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में। नहीं, बॉन्ड में नहीं हो रही है, आपके स्टेट बैंक के ट्रेजरी बिल में हो रही है। नहीं, वो खरीद रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं सर, चीज खरीद रहे हैं, वो इसमें चीज खरीद रहे हैं, वो पेपर ले रहे हैं, पाकिस्तान के जो पेपर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो जो इस वक्त हमारा 18% का 13.6 से इस वक्त जो हमारा रेट है काइबोर जो है, उसके ऊपर 3%। मुझे तो फिर छोड़े सारी बातें, ये बातें जो है चलती रहेंगी, वो सब कुछ सही है कि माजी में IMF ने आपके दबाव डाला, अमेरिका आपके दबाव डाला है कि आप चीन से भी ना लें सीपैक के, जब आप कर्जे वापस करेंगे तो बहुत कुछ होगा। एक मिनट में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी बैठे हैं काशिफ से बात करना, फिर आऊंगा आपको। वही मुझे लग रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, सिंपल सी बात ये है, मुझे ये बता दीजिए सिंपल सी, कि दवाइयों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? अगर कोरोना वायरस पाकिस्तान में अगर फैल गया तो हम क्या, हमारी मेडिकल इंडस्ट्री इस बात के लिए तैयार है? देखिए, मैं आज ही हमने फैसला किया है कि हम बहुत जल्द अखबारात में इश्तिहार दे रहे हैं, जिसमें हम हुकूमत वक्त और अवाम को ये एतमाद देना चाहते हैं कि किसी किस्म की पेंडेमिक की पूरी हमारे पास तैयारी है, हम कोई दवा शॉर्ट नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला, और अवाम को अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी दवा की अगर ये मसला हुआ इस तरह का कुछ जो भी है, तो हम कोई अवाम को शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा किसी किस्म। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या कोरोना वायरस की दवा दरियाफ्त हो गई है? देखिए, कोरोना वायरस जो वायरस की कोई दवा दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप कौन सी दवा शॉर्ट नहीं होने देंगे? एंटीबायोटिक्स है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, जिसको हम सुपर इम्पोज इन्फेक्शन कहते हैं। वायरस आता है, वायरस के ऊपर क्या सूरत हाल है मार्केट में? अभी है अवेलेबल? हमारी सारी चीजें अवेलेबल है ना, लेकिन हमें तो मार्केट से पता चलता है कि बहुत सारी दवाइयां कुछ एसेंशियल आइटम है, कुछ एसेंशियल आइटम, लाइफ इंश्योरेंस की लाइफ की जो दवाइयां हैं वो जी, कुछ एसेंशियल आइटम है जो हुकूमत ने फरवरी 18 से हमारी प्राइस इंक्रीज रोकी हुई है। फरवरी 18 से जो एक कमेटी है उन्होंने इसको अप्रूव किया था, लेकिन फरवरी 18 से रोकी। कितने % किया था? डिपेंड करता है हर दवा के ऊपर, इन्फ्लेशन रेट के 50%। हर दवा पे मुख्तलिफ है। हाँ, तो वो कोई एक नहीं कह सकता। काशिफ साहब, आप काफी देर से बैठे हैं, मुझे बता दीजिएगा SMEs, ये तो हो गया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई थी, SMEs की क्या सूरत है? बस अभी सबसे पहले आपका और आपके चैनल के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने याद किया, और सबसे बड़ी बात ये कि इस हुकूमत से हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। ठीक है, मतलब अभी तो 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत नाउम्मीद हो गए इससे कि आते ही जो है वो उन्होंने मार्केट तोड़ना शुरू कर दी। 7 से 8 हज़ार दुकानें आज तक टूट चुकी हैं। हमारे हजारों लाखों जो हमारे ट्रेडर्स, जो हमारे ताजिर भाई हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं हद से ज्यादा। देखें ना, हम ये नहीं कहते कि हर चीज जो अनअथॉरिटी है, भागदा वहां से किराया जो है लिया जाता था, 2020 तक के किराए लोगों ने के मार्केटों की बात कर रहे हैं जी दिए गए थे, इसके बावजूद उनको तोड़ा गया, या तो किराया नहीं लेते।
तो हम जो है जाहिर बात है बेरोजगारी, एक शॉप से जो है 4-4 खानदान चल रहे थे, 4-4 घर पल रहे बिल्कुल सही थे। कहा। अब वो कहाँ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में कंपनसेशन दी है ना आपको, दुकानें तो अलॉट की देखिए हैं। दुकानें अब कराची जाके में। दी, लेकिन पूरी क्वांटिटी नहीं दी। कहाँ 7-8 हज़ार दुकानें, कहाँ 2,000 दुकानें, 1,800 दुकानें, वो भी अभी कोई कुछ 8-10 दिन पहले उन्होंने कुरानदाजी की थी। चले वो तो दुकानों का मसला है, बाकी कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार जो है वो 100 में से 30% रह गया है। टैक्सेस जो है वो इतने लागू कर दिए कि ताजिर और आवाम सब परेशानी का शिकार हैं। लेकिन अगर टैक्सेस उनको अगर इंट्रो करवाने थे तो आहिस्ता 1 बाय 1 करवाते, ना कि एक साथ जो बोझ अच्छा, डालते। आपका ताल्लुक तो चूंकि परफ्यूम की इंडस्ट्री, तो इसमें केमिकल सारे इंपोर्ट होते जी। हैं, वहाँ की क्या सूरत है अभी? देखिए इंपोर्ट में भी जाहिर बात है फर्क पड़ा है, इसलिए कि टैक्सेस उसमें इंपोर्ट पे भी लगे हैं, एक्सपोर्ट पे भी लगे हैं। तो ताजिर जो डर गए, वो खौफ का शिकार है कि अभी हम क्या करते हैं कि बैंक सारे खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? कि आपने आते ही जो टैक्सेस जो आपने लगाए, जिस तरीके से जो आपका जो होना, आपको तो इजी वे करना चाहिए था। हमें उम्मीदें थी कि हुकूमत आएगी इमरान खान साहब की, तो हमें उम्मीद थी कि कारोबार बढ़ेगा और ये कारोबार अभी रिलीज देंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि उल्टा जो है और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कि टैक्स तो हम वैसे दे रहे हैं, यहाँ कोई छोड़ नहीं है। आप सुबह से उठते हैं तो मुख्तलिफ चीजों पर टैक्स दे रहे होते हैं। कराची 70% रेवेन्यू पे करता है, पूरा पाकिस्तान पाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये कि यहाँ कम से कम रिलीफ शुरू में नहीं, यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची जो है वो कहते हैं 57-67% देता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो पूरा पाकिस्तान दे रहा है ना। देखिए पाकिस्तान इनडायरेक्ट टैक्स पूरा देखिए, पाकिस्तान दे रहा है, दे रहा चाहे वो कश्मीर का बंदा है, गुलिस्तान बल्तिस्तान का, इनडायरेक्ट टैक्स तो सारा दे रहा है। अगर कराची एक्स्ट्रा कोई दे रहा है तो मेरे ख्याल 20 से 25% दे रहा है, मेरा अपना लेकिन जाती ज्यादा है ना, इसलिए कि देखिए कोड भी ये कहती है कि 80% जो आपका टैक्स जमा होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है जी, और बाकी 20% जो है वो डायरेक्ट करते हैं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं तरक्याती काम सबसे पहले कहाँ हुए? नहीं, देखिए ये पंजाब में हुए, ये सियासी मसला है। नहीं कुछ भी है। कराची को तो बिल्कुल ऐसा कर दिया गया ना। देखें मैं शामिल करूंगा, नहीं मार्केट नहीं, हमारे मार्केट मुतासिर है ना। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे होती है, सेवरेज का निजाम खराब है, हर चीज यहाँ पे देखें यहाँ मेंटेन होना चाहिए। सर तो आपकी जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते आप? नहीं पकड़ते, बिल्कुल पकड़ते हैं। उसका वफा का ताल्लुक नहीं बोलते, राइट्स नहीं, हमारा फंड नहीं है। देखिए उसका वफा से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है सूबाई गवर्नमेंट से। ठीक है जी, अगर लाइट नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर जाम है, ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है। ये हम शिकायत इसलिए करेंगे कि हम टैक्स पे करते हैं, कराची के ताजिर टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनको बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कोई सहूलत नहीं। आप बाहर जाएं, बाहर टैक्सीज हैं, हमें हवाले दिया जाता है बाहर का। भारत सहूलतें भी तो देखें, एजुकेशन, अगर कोई जॉब लेसे उसके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, कोई अगर बड़ी ओल्ड हैं तो उनको जो है महीना मिलता है। तो यहाँ इस टाइप की कोई सहूलतें है ही नहीं। वेलफेयर स्टेट नहीं है, बिल्कुल नहीं, माइनस में नहीं है। तो वहाँ जो है ना लोग खुशी से देते हैं। अगर आप टैक्स वहाँ देते हैं तो लोग खुशी, हम भी जाते हैं बाहर, हम ट्रैवल करते हैं तो हम भी खुशी से देते हैं। चलो ठीक है, लोगों को मिल तो रहा है। नादिर, मैं इन्हीं की बात करूंगा। नादिर एक चीज बताता चलो, फिर दोबारा से बात करें। बात ये है कि वेलफेयर स्टेट की बात की, ईमानदारी की बात यह है कि हमारे मुल्क की खुशकिस्मती, खासतौर पर कराची की खुशकिस्मती है कि हमारी मेमन कम्युनिटी है, आगा खान कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी ने अपनी एक वेलफेयर, अपने जो अंजुमने बनाते हैं, इसके जरिए जो लोगों की मदद करते हैं, मैं यकीनी करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को। आप लोग इनफरादी तौर पर जो काम करते हैं ना, ये जो वेलफेयर बना के, ये अपने जो भी उन्होंने जमातें बनाई हुई हैं मुख्तलिफ में, उन्होंने नेचुरली कि इसकी वजह से मेरे ख्याल में कराची शहर जो कहते हैं गरीब परवश शहर है। बिल्कुल ऐसा है, मेहमान इसमें सबसे ज्यादा है और इसमें भी लॉस करते हैं। किसी को कोई चंदा भी ठीक ठाक देते हैं, रंग नस्ल भी नहीं है कि ये आ जाए। जर्नल एक जो है अल्लाह की रज़ा की। इस बात का कायल हूं। और यही बात है कि मैं आपको बताऊं कि मैं इस बात को बहुत करता हूं कि मेमन कम्युनिटी अगर कराची से खत्म हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में कराची खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एसएमईज की जो अपनी जो फिक्स टैक्स आ रहा था, फिक्स टैक्स का मसला आ रहा था, ये आ रहा था, इसका क्या हुआ? अभी तो कोई इसको बस मीटिंग हो रही है, लेकिन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल नहीं। अच्छा विद होल्डिंग, अच्छा वो था ना 10 करोड़ पे जब तक आपका टर्नओवर होगा तो उस पे जो आप उस वक्त तक आप लोग जो है मेरा ख्याल में सेक्स टैक्स से इस्तिस्ना है। लेकिन मीटिंग तो बिलाल भाई बहुत हुई है, लेकिन जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं होते। हुकूमत सिंसियर है ही। तो आपके जो लीडरान है उनका क्या हाल है, जो इतने हड़ताल कर रहे हैं? देखिए वो कोशिश तो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी है, हमारे लाहौर में भी हमारे लीडर्स हैं, मुल्तान में भी हैं, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान है, वो कंटिन्यू उनसे राब्ते में, मीटिंग्स वो भी अटेंड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग भी कभी जाते हैं बड़ी मीटिंग में, पीएम से मुलाकात है, अब ऐसे सदर पाकिस्तान से, लेकिन इसका कोई कहते कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई इसका नतीजा नहीं आ रहा। इस वक्त कारोबार की क्या सूरत है? मैंने आपको रेशियो बताया 100 में से 30% मार्केट है, बिल्कुल सन्नाटे हैं। आप आगे सर्वे विजिट करें, दुकानदार जो ऐसे बैठे होते हैं। सन्नाटा इसलिए कि चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, बिल्कुल बढ़ गई हैं। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। पहले हम कहते थे खर्चे वही हैं, लेकिन खर्चे हमारे बढ़ गए हैं बिजली की वजह से। बिजली का गैस का बिल आप देखें 200% उन्होंने बढ़ा दिया, और बहुत सी ऐसी चीजें जरूरत की किचन की चीजें सारी बढ़ गई हैं। तो बिल्कुल वो लोग जो है अपना मार्केट की तरफ रुक नहीं कर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जिस तरह का मैंने कहा ना कम्युनिटी जो है अपनी सारा कुछ करी, इसी तरह अतीकुर रहमान साहब मुआशियत से हैं, इंडस्ट्रीज से हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत ही पुराने मेंबर भी हैं, लेकिन ये थैलिस्मिया के लिए जितना काम कर रहे हैं ना,
अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया सेंटर जो चला रहे हैं आप, मैं समझता हूं कि इनको भी मैं कहता हूं कि थैलेसीमिया के लिए मेरा अपना जाती राय है कि कराची शहर में किसी को भी जाए वहां पे कोई भी नहीं। बहरहाल वो तो एक अल्लाह ताला के लिए आप जन्नत कमा रहे हैं दुनिया के अंदर, उसके लिए मैं आपकी बहुत तारीफ भी करता हूं। लेकिन ये कि कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी कहिए ताकि ब्रेक कुछ पॉइंट्स पे बात हो रही थी। कैसर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी कि एक चीज़ जो बड़ा इकदाम हुआ जो बड़ी डैमेजिंग होने जा रही है इकोनॉमी के लिए, और मैं इनके साथ एग्री करते हुए उसकी डिटेल्स बताना चाहूँगा कि ये टी बिल्स पे जब गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए टी बिल्स फ्लोट किए और उसमें यूके के और यूएसए के इन्वेस्टर्स आए और वो कैरी ट्रेडर्स के तौर पर आए। उन्होंने जहाँ से पैसा उठाया, जहाँ कम इंटरेस्ट रेट 2-3% उन्होंने उठाया और जहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं, जैसे हमारा ये इसमें एक जो सबसे बड़ी डैमेजिंग सिचुएशन आने वाली वो ये है कि कैसे साहब ने जैसे कहा कि ये होगा क्या जब ये पैसा वापस जाएगा। मैं इसका आपको बताता हूं कि जब ये इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी तो वो पाक रुपए में करेगी। आगे पाक रुपए बर्डन में है, उस वक्त क्या हाल होगा पाकिस्तान का, नोट छापेंगे। सुनिए, दूसरी बात ये कि जब ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस लेकर जाएंगे तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल से गिरे। और दूसरी बात जो सबसे डेंजर होने जा रही है वो ये है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उसको लेकर डॉलर में चले जाएंगे पाकिस्तान से। जब वो डॉलर में कन्वर्ट करके लेकर जाएंगे तो आपका डॉलर किस रेट पर पहुंचेगा आप और रुपये को कौन सा बटन आएगा जब तो टी बिल्स पे जरूर इन्वेस्टमेंट्स लें, लेकिन इतनी जल्दबाजी ना करें कि $3 बिलियन का था वो ओवर सब्सक्राइब होकर $5 बिलियन पे चला गया। अब जब 3 मंथ का क्या तो गवर्नमेंट को मजे आ गए, अब 6 मंथ पे फ्लोट हो रहा है, फिर 1 ईयरली पे फ्लोट हो रहा है। फिर इसका एग्जांपल क्या है कि अभी काशिफ कह रहे थे कि बैंक्स खाली हैं और ट्रेडिंग बैंक्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं है एसएमईज को पैसे देने में। तो सारे गवर्नमेंट ले रही है। देखिए मेरी बात सुने, 7% में स्टेट बैंक ने बेहतरीन पॉलिसीज दी हुई हैं और स्टेट बैंक को कहा भी जा रहा है कि आप इसके ऊपर सख्ती कीजिए, रेगुलेटरी कीजिए। बैंक इंटरेस्टेड नहीं है पैसे आगे से देने में, तो वो 7% की जो फ्लोट इंटरेस्ट रेट की उसने दी है, इतनी इकोनॉमिकल पोजीशन स्टेट बैंक ने दी है, वो बैंक्स उसको करने को तैयार नहीं, बिकॉज उनको मजे आ रहे हैं। वो 13.25% के इंटरेस्ट रेट पे खेल रहे हैं। ठीक ये बड़ी डैमेजिंग सूरत है। मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा, बल्कि कैसे साहब से भी इस मामले में बात करेंगे। ये जब हॉट मनी की जो उन्होंने इंकशाफ तो उन्होंने किया ना, तो इनके पास और भी स्टोरी होगी जो शायद बताना चाहे ना चाहे, तो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हम यहाँ पे एक वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो कैसर साहब से इस हॉट मनी के हवाले से कुछ ज्यादा मजीद गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या इंकशाफ करते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, बात यह है कि थोड़ी सी बातों में वक्त का भी एहसास कम होता है। मैं चाह रहा था कि वक्फे में जाने से पहले मेरा कैसर वही साहब को लेना था, लेकिन ये कि हॉट जो बात है वो बता दीजिए जल्दी से मुझे, क्या और क्या है इसके अंदर। पाकिस्तान की जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसकी कोई मुस्तकबिल है या नहीं है? देखिए, आप कह रहे हैं कि दवाइयों की कीमतें बढ़ाओ, मार्केट में ऑलरेडी कम दिमागी कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में अगर क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो ऑब्वियसली मैं डिफेंड करूंगा। ये रिकॉर्ड पे है और हम डेटा के साथ साबित कर सकते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ दुनिया की सस्ती तरीन दवाइयाँ मिलती हैं। डिस्पाइट के 90% हमारे पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, हर चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके बावजूद, और आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ हम सेल टैक्स एज ए कॉस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, हम कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म है। ये फार्मास्यूटिकल में बाकी तो सारी इंडस्ट्री पास ऑन करती है, हम नहीं सेल टैक्स पे पास ऑन कर सकते। तो कितने में 17%? वही जो 17% सबका हमारे पैकेजिंग मटेरियल पे लगता है सेल टैक्स, और इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, जो यूटिलिटीज है उसके ऊपर सेल टैक्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से कितने कारखाने बंद हुए? देखिए, अब पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड है। असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चाइना से जितना मटेरियल आता था वो मिल नहीं रहा। आपको पता है कि विटामिन सी की गोली आप बाजार लेने जाएं वो अब आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं। मैं आपको एक दवा बताऊं, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर ने मुझे एक दवा लिखी जो ज़बान के नीचे गोली रखते हैं। हर 50 साल वाला उम्र को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो पत्ता 10 गोलियों का 10 रुपए का है। 10 रुपए में से आप 15% निकाल दें डिस्ट्रीब्यूटर, जो रिटेल का डिस्काउंट है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर का, तो 75 पैसे की जान बचाने वाली दवाई मिलती है। 75 पैसा
की जान जो गोली अब जबान के ना निकले तो इतनी तकलीफ होती है दिल में कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो 75 पैसे की वो गोली दे रहा है चलिए पाकिस्तान। वो तो चलिए मान लिया आपकी बात ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से इंडस्ट्रीज जो है कोई शिफ्ट भी हुई लेकिन पाकिस्तान से, या कुछ इसमें बंदी हुई? देखें हमारे कई बड़े घर जो दवा साजी के वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में प्लांट खरीद रहे हैं और हाँ, बना रहे हैं। ठीक। तो जिसकी मास्क बनाने की हमारे पास मैन्युफैक्चर होती है मास्क कोरोना वायरस के? देखिए हमारे चाइना जो हमारे दोस्त है हिमालय से ऊंची दोस्ती और बैरुल काइल से मरियाना गहरी ट्रेन से है। गहरी गहरी, नहीं, है हमारी तो सही। दोस्ती है तो सही। तो वो उस मुल्क से इतनी सस्ता मास्क आता है कि पाकिस्तान में बनाने की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल जी, नहीं। आप क्या कह रहे थे कोरोना वायरस के कोरोना हवाले से? वायरस पे सबसे पहले तो अफसोस है कि पाकिस्तान में भी इसका डायग्नोस हो गया है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी सर, ये वबा है, वबा तो ये है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जाएगी। कि जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, हालांकि ये हमारी जरूरत की चीज है और दवाई है, मास्क जो कहा जाता है, अब वो 10 रुपए में 3 मिलते थे आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप चले जाएं, अब वो 150 का भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट से शॉर्ट हो गए। तो इस पे मुझे मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भी मेडिसिन के तौर पे लोग यूज कर रहे हैं, या उनको अगर जरूरत है, नीड है, तो वो उसको शॉर्ट कर दिया गया, उसके रेट बढ़ा दिए गए। देखिए ये मैं सरा बिलाल भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक गलतफहमी दूर करनी है आपके चैनल से। दिस चैनल इज बिकम गोइंग टू बिकम अ लकी चैनल। जी। रीजन बीइंग कि जो ये सर्जिकल मास्क है ये आपको कोरोना वायरस से नहीं बचाएगा। अच्छा, दिस कैन नॉट। आप ये कोई चैनल देख, कोई गूगल कर ले, कुछ देख ले, किसी भी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो इन्फेक्शस डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे पूछ लें, किसी और से ना पूछिए, वो बता देंगे ये मास्क नहीं प्रोटेक्ट करता। N95 मास्क है जिसके साथ फिल्टर लगा हुआ जी जी जी, वो मास्क है डेडिकेटेड फॉर प्रोटेक्शन, सही की प्रोटेक्शन। जो सर्जिकल मास्क है क्यों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ तो मेरे जो ड्रॉपलेट हैं जो छींक से और या मेरी खांसी से निकलेंगे वो ड्रॉपलेट उस मास्क में प्रोटेक्ट हो जाए, एयरबॉर्न ना हो। देखिए तो अवामुल नास को ये बात समझनी चाहिए कि सर्जिकल मास्क पहनने से उनको कोई कोरोना वायरस से बचाव नहीं होगा। हाँ, N95 पाकिस्तान इंपोर्ट होता है और इस वक्त प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक आ गया चाइना से आता था। अब चाइना को अपनी 2 अरब की आबादी है, एक आदमी जो एक इंडिविजुअल है वो अगर 3 मास्क भी खरीदता है तो 6 अरब हो गए। 6 अरब मास्क बनाना 6 बिलियन। सुन लिया आपने काशिम भाई, अब आपकी बात मैं तो ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो मास्क पहना जा रहा है ये हकीकत शायद ये कह रहे होंगे, इससे मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में तो चाइना सबसे देखने एक फैशन भी हो गया ना, पूरी दुनिया में हर आदमी सभी वो चीज़ मास्क लगा के पहन रहे हैं। फिर और रहा है। देखें एक डर लोगों में खौफ बैठ गया है। जो कुछ भी है इसमें आप देखें कि हमने बाहर हम जो चैनल्स देखते हैं उसमें पता चलता है कि कितने लोग जो है वो कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग इसमें इसके शिकार हुए हैं। तो जाहिर है थोड़ा सा तो आवाम जो मैं कल सोशल मीडिया पे भी देख रहा था और इसमें भी बात थी कि अगर आप चीन और ईरान से नहीं आए हैं तो 90% तो आप एग्जेम्प्ट कर लें अपने आप को। और दूसरी बात ये है कि ये बात जहां तक ये कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मास्क हर आदमी को पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन इदारों जगहों पे रह रहे हैं जहां पर कि वहां से इफेक्टिव जो होते हैं वो वहां अगर रिहाइश पजीर हैं तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन आजकल हमारे लोग जो हैं थोड़ा सा फैशन में भी जो है ना वो लगा के पहन रहे होते हैं। जी, मैं थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में एक बात लोगों को बताना चाहूंगा कि ये विंटर की डिजीज है। जहाँ पे विंटर एक्सट्रीम होता है वहाँ पे ये डिजीज फैलती है। तो गर्मी में खत्म हो जाएगी। देखिए हमारे मुल्क में 80% जो है ना वो एक्सट्रीम समर वेदर है, तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा इसके नुकसान नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये कि ट्रेड के हवाले से थोड़ा सा देखिए, कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल बैठ गई है, सारी दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया और काफी डैमेजिंग इकोनॉमिक से। हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइना से हमारी मेजर इंपोर्ट्स होती है। तो गुजारिश ही आपके चैनल के थ्रू कि कस्टम्स वाले उन मालों पे डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस ना लगाएं जो इंपोर्ट हुए चाइना से और वो पोर्ट में पड़े सड़े, उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। फिल्मेशन हो रही ना, फिल्मेशन करने के बाद क्लियर कर रहे हैं। और पता नहीं वो उसकी स्पेसिफिकेशन जो भी उनकी है वो कर रहे जी, जी। हैं, लेकिन उस पर करे जरूर करे, लेकिन उस पर डैमरेज तो ना लगाए ना, उस पर डिटेंशन चार्जेस तो ना लगाए ना, इंपोर्ट की कॉस्ट मजीद ना बढ़ाए, मार्केट में आएगा वो चीज महंगी होगी। दूसरी चीज, अल्लाह ताला माफ करे, कोरोना वायरस या कोई भी डिजीज है पाकिस्तान इससे बचा रहे और सारी दुनिया बची रहे इंसानियत के रहते, लेकिन पाकिस्तान को एक छोटा सा एडवांटेज भी आया है। वो एडवांटेज ये है, बताना जरूरी है कि देखिए एडजस्टमेंट ऑफ द फ्यूल प्राइसेस, जिसमें IMF के साथ भी आपकी बहस चली और नाराजगी हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं इस फिस्कल ईयर के 4 महीने रह गए, मैं इसमें प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत। लेकिन उस एडजस्टमेंट के तहत जिसमें आपको IMF 450 मिलियन डॉलर देने पर राजी हुआ, जो एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी वो सिर्फ
फ्यूल के प्राइसेस की वजह से हुआ कि आपके यहाँ जो पेट्रोलियम की प्राइसेस है वो दुनिया में इतनी ज्यादा डाउनफॉल हुई कि उसका जो गैप आया उसकी वजह से पाकिस्तान को एडजस्टमेंट मिल गया। वरना आपको हमेशा जरूरत पड़ रही थी इस बात से चाइना की ये IMF की सेकंड ट्रेंच में जाने के लिए कि आप हर हालत में अपने यूटिलिटी प्राइसेस को मजीद बढ़ाते, अपने टैरिफ्स को मजीद बढ़ाते, जो कि बहुत बड़ा बोझ था। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस बोझ से बचा लिया। पेट्रोलियम प्राइसेस दुनिया में इतनी फॉल हुए कि उसकी एडजस्टमेंट हो गई और IMF ने आपको वो राजी हो गए कि वो आपको रिलीव कर। ये नॉलेज में रहनी चाहिए। इसका फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान को, बहुत बड़ा फायदा है। देखिए ना, आपको ट्रेंच भी रिलीज हो रहा है और आपको देखिए इसकी सख्त जरूरत, क्योंकि आप बेल आउट पैकेजेस पे हैं। जब आप बेल आउट पैकेजेस में हैं तो आपको उन पैसों की जरूरत है। आपको कर्जे वापस करने हैं, आपको अपनी मईशत को चलाना है, अपनी हुकूमत जल्दी से को बता चलाना है। दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मुझे 2 लफ्जों में बता दीजिए। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, इस हुकूमत से अपील करूंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसान कर दें। टैक्सेस जो आप ले रहे हैं ले, हम मना नहीं कर रहे हैं, पहले भी टैक्स देते थे, हम छोड़ नहीं है, लेकिन हम देना चाहते हैं टैक्स का जो निजाम है उसको बहुत आसान किया जाए ताकि हर ताजिर टैक्स देना चाहता है तरीके से टैक्स दे और मुल्क जो है तरक्की करे, उसको सिंप्लीफाई करें। कैसे साहब कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात। देखिए, मैं एज ए मैन्युफैक्चरर बताऊं कि मुझे कोई 17 नोटिस साल में आते हैं टैक्स से। ठीक है जी, ओके, इसको नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, बात ही कि बिल्कुल ही टाइम खत्म हो चुका है। कैसा साहब से भी बात हुई, अदल साहब से भी, और इन सबसे बात हुई, ये बातें सारी दी होंगे। लेकिन प्रोग्राम के खत्म से पहले मैं दोबारा आपको एक पैगाम दे दूं MCB की तरफ से कि MCB बैंक में आप हज की दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। अपने तमाम मकतूबा दस्तावेज लेके जाएं वहाँ पे और जाके अपने करीबी ब्रांच में, MCB की ब्रांच में जाके जमा करवाएं। हफ्ते इतवार को भी ये बैंक के ब्रांचेस खुले रहेंगे, आप वहाँ जाके सरकारी हज के लिए हवाले से अपनी दरख्वास्तों को जमा करा सकते हैं। प्रोग्राम से बिलाल एहसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।